हाय एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 64। और आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सवाल मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे दोस्तों के, और कुछ जवाब मेरी तरफ से एक स्पाइन सर्जन के नाते। तो पहला सवाल पूछा है उमर जरगाल जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको थकान और जॉइंट पेन रहता है। उन्होंने 2-3 बार अपना एमआरआई कराया, उसमें कुछ नहीं निकला और वो दवाइयां भी लेते हैं और रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उनको वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये स्पाइन टीबी है। तो उमर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। रीढ़ की हड्डी का टीबी एमआरआई में डिटेक्ट ना हो, ये लगभग असंभव है। एमआरआई जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी मिलीमीटर्स में होती है, मगर अगर कोई, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है तो भी वो एमआरआई में डिटेक्ट होगी। तो चांसेस इस बात के होना कि आपको एमआरआई में कोई टीबी जैसी चीज़ ना डिटेक्ट हो लगभग असंभव है। तो टीबी नहीं हो सकता। हालांकि आप एक बार र्यूमेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं जॉइंट पेन्स है, और अगर आपको स्टिफनेस और इस तरह की चीज़ें हैं तो कोई रूमेटिक डिजीजेज होती हैं जिनके बारे में आप रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके देख सकते हैं कि कहीं उस तरह की दिक्कतें तो आपको परेशान नहीं कर रही। नेक्स्ट सवाल पूछा है पुष्पेंद्र जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको बेसिकली 3 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। वो सिर्फ 28 साल के हैं और बार बार सर्दी आते ही ये बिगड़ जाता है और वो बहुत परेशान होते हैं। तो पुष्पेंद्र सर, देखिए, ऐसा है कि आपकी एज बहुत कम है। इस उम्र में सर्वाइकल की दिक्कतें अमूमन नहीं आनी चाहिए, पर अगर आ रही हैं और स्पेशली सर्दी में आ रही हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप पूरे राउंड द ईयर, जब आपको दिक्कत नहीं है तब आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छा मोबिलाइजेशन, बहुत अच्छा नेक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें, जिसमें रोज कम से कम 10 मिनट आप नेक की एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक, रेंज ऑफ मोशन सब कुछ करें। स्पेशली खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और स्पेशली इन सब चीज़ों से बचें जिसमें कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम टाइप की चीज़ें जो होती है, जैसे कि ऐसे झुक के काम करते रहना, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर ये हर साल आ रहा है। और जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं तो जो आपका वर्कआउट प्रोटोकॉल है उसको आप बेटर करिए। तब आप एक्सरसाइजेज बढ़ा दीजिए, मोबिलाइजेशन बढ़ा दीजिए और कोशिश करिए कि आप जिस रूम में रहते हैं उसमें आपका कोल्ड एक्सपोजर कम हो। गर्दन में नेक वार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए और रिलेटिवली एक्सपोजर टू कोल्ड से बचिए। अपना विटामिन डी और अपनी खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं आशा करता हूँ इन सब सजेशन से आपका फायदा जरूर होगा। जयप्रकाश जी ने सवाल पूछा है, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस कितने दिन में ठीक होता है? सर, ये कोई बीमारी नहीं है। लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस एक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है। ये कोई बीमारी है ही नहीं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस का सिंपल मतलब है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो जैसी नॉर्मल लॉर्डोसिस होती है वैसी नहीं दिखाई दे रही है। वो किसी भी कारण हो सकती है, इनहेरेंट हो सकती है, स्पाइनल स्पैज़म की वजह से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी के केस में आपका पोजीशनिंग गलत है उस वजह से हो सकती है। तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस बीमारी ही नहीं है। हाँ, उसका कारण पता चले कि वो क्यों हो रही है, वो क्यों दिख रही है, तो फिर उसका हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसका इलाज क्या है और वो कितने दिन में ठीक होगी। जैसे कोई टेढ़ा चल रहा है तो कितने दिन में ठीक होगा। अब टेढ़ा क्यों चल रहा है? अगर चोट लगी है, खरोंच आ गई है तो 3 दिन में ठीक होगा, हड्डी टूटी है तो 2 महीने में ठीक होगा, और बजनजात टेढ़ा है तो शायद ठीक ना हो। इस तरह से डिपेंड करता है कि आप जो बता रहे हो वो दिखाई दे रहा है पर वो मूल कारण नहीं है। जो रूट कॉज है, जो मूल कारण है, उससे ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये दिक्कत कब ठीक होगी। तो जो आपका कारण है उसको अपने स्पाइन सर्जन से मिलके पता लगाइए और उसके हिसाब से इलाज करिए और वही आपको गाइड करेंगे कि जो आपकी मूल दिक्कत है वो कितने दिन में ठीक होगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रमोद गावेरी जी ने। उन्होंने पूछा है कि अगर नर्व डैमेज है तो उसको ठीक करने के लिए कोई घरेलू उपाय है? प्रमोद गावेरी जी, एक्चुअली नर्व डैमेज की कैटेगरीज हैं। अगर बहुत माइल्ड नर्व डैमेज है तो जनरली वो प्रीगाबालिन, न्यूरोबियन फोर्ट टाइप की जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे मरीजों को फ़ायदा होने लगता है। बाकी अगर किसी को डीकम्प्रेशन सर्जरी की जाए, नस दबी हुई है, तो वो ठीक होने लगती है। हालांकि अगर मेजर डैमेज है तो उसका ठीक होने का
चांसेस कम हो जाते हैं। और वो कितना ठीक होगा इसको बताने के लिए एक स्पेशल ब्रांच है मेडिसिन की, न्यूरोलॉजी। तो स्पाइन सर्जन्स नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट ये बात देख के बताएंगे कि उसको कितना ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। हम लोग प्राइमरीली फोकस करते हैं नस को खोलने में, नस पे दबाव हटाने में और नस को फ्री करने में, और नस अगर चिपकी हो तो, एडहेरेंट हो तो उसको चिपकना हटाने के लिए, जैसे कि वो फ्री रहे। पर अगर उसमें डैमेज ऑलरेडी सेट इन हो गया है तो उसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा, क्या आएगा और कितना मरीज ठीक हो पाएगा, इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट की राय लेनी होती है। तो अगर आपको नर्व डैमेज है तो एक बार किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ ये बात डिस्कस करिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है बप्पी कैरी जी ने। उनकी वाइफ की सर्जरी को अभी 10 दिन हुए हैं, माइक्रोस्कोप से हुई है, तो उसको सही होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, माइक्रोस्कोप से अगर आपकी खाली नस की सफाई हुई है तो वो जल्दी ठीक होती है, उसमें रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। पर अगर माइक्रोस्कोप से स्क्रू पेच लगे हैं, टीलिफ हुआ है, जैसे मैं माइक्रोस्कोप से टीलिफ करता हूँ, MI टीलिफ या फ्यूजन सर्जरी करता हूँ, तो उसमें रिजल्ट आने में पेशेंट को अमूमन 1.5 से 2 महीने लगते हैं, और कभी कभी 3-4 महीने भी लगते हैं। डिपेंड करता है मरीज को दिक्कत कितनी है, और धीरे धीरे करके मरीज ठीक होने लगता है और जीवन यापन कर पाता है। पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की वजह से पेन आ रहा है, वो पेन का इलाज जो इस पद्धति से किया गया, उस पद्धति में कितना डैमेज बॉडी को होता है। जैसे अगर आप ओपन सर्जरी करेंगे तो रिलेटिवली मसल डैमेज ज़्यादा होता है, माइक्रोस्कोपी में मसल डैमेज कम होता है, एंडोस्कोपी में और ज़्यादा कम होता है। तो रिकवरी फास्ट तब होती है जब कोलेट्रल मसल डैमेज कम होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि छोटी सर्जरी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाती है, बशर्ते आपके केस में छोटी सर्जरी पॉसिबल हो, बशर्ते जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध हों। नेक्स्ट सवाल पूछा है अभिषेक समांथा जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको 4 साल से स्लिप डिस्क है सर्वाइकल का। उन्होंने दवाई खा के देखा है और C4, C5, C5, C6 पे है, पर उनको टेम्पररी फायदा हो जाता है, परमानेंट नहीं होता। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इंजेक्शन से फायदा मिलेगा। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी में 2 बातें समझिए। एक तो इंजेक्शन लगाना बहुत ही टेक्निकल चैलेंज होता है, सब जगह ये नहीं लगता। पेन थेरेपिस्ट और स्पाइन सर्जन्स लगाते हैं जो ट्रेंड होते हैं रेगुलरली। सारे पेन थेरेपिस्ट और सारे स्पाइन सर्जन्स नहीं लगाते, और इसके लिए जनरली ऑपरेशन थिएटर और ICU फैसिलिटी चाहिए होती है बैकअप में, कि बाय चांस पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग का पार्ट था तो मैं लगाता हूँ, बट मेरे कई सारे कोलीग्स हैं जो नहीं लगाते। और ये एक दुधारी तलवार है, अगर आपको आता है और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो पेशेंट को चोट भी लग सकती है। तो सर्वाइकल इंजेक्शन पहली बात तो जब लगवाना है जहाँ पर रेगुलरली ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती हो। दूसरी बात ये कि सर्वाइकल इंजेक्शन से फायदा कितना आएगा ये स्पाइन सर्जन आपको देख के बताएंगे। अगर उनको लगता है कि सर्वाइकल इंजेक्शन का ट्रायल लेना चाहिए, दिक्कत हल्की है, तो ज़रूर लेना चाहिए। बट अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है और सर्वाइकल इंजेक्शन से फायदा नहीं आएगा तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सर्वाइकल इंजेक्शन 2 तरीके का मेनली होता है, एक सर्वाइकल एपिड्यूरल, दूसरा सर्वाइकल रूट ब्लॉक। अब जो रूट ब्लॉक है वो नो डाउट लगाया तो जाता है, लेकिन इसको काफ़ी रिस्की कैटेगरी में माना जाता है। ये माना जाता है कि ये इसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट नसें होती हैं और कभी कभी इंजरी भी कर सकता है किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को। तो रूट ब्लॉक्स आजकल लगना कम हो गए हैं। सर्वाइकल एपिड्यूरल रिलेटिवली सेफ है, जो ट्रेंड और प्रैक्टिस हाथ हैं उनमें। तो सर्वाइकल एपिड्यूरल लगाया जा सकता है डिपेंडिंग, अगर आपको दिक्कत है तो, और आपके डॉक्टर जो स्पाइन सर्जन है उनको लगता है कि इसका ट्रायल ले सकते हैं। पर अगर आपके डॉक्टर को लगता है फायदा नहीं होगा, या आप सर्वाइकल एपिड्यूरल लगवा चुके हैं और आपको फायदा नहीं हो रहा है और डॉक्टर साहब आपको सर्जरी बताते हैं, तो बेधड़क सर्जरी करवाइए। सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप ठीक हो सकते हैं। प्रसाद कांबले जी ने पूछा है कि अगर उनकी लोअर लंबर स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की जाए, जैसे L5S1 या L4L5 या L4-S1, तो उसके बाद क्या वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, जिसमें कि वजन उठाना, आगे झुकना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, सारे काम संभव हैं। डिपेंड करता है, आपका फ्यूजन बढ़िया हो जाना चाहिए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़िया होनी चाहिए, इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल हैं तो आप अच्छा खासा बेंडिंग फॉरवर्ड, लिफ्टिंग वेट सब कुछ कर सकते हैं, डिस्पाइट आपकी 1 लेवल या 2 लेवल फ्यूजन सर्जरी हो रखी है। डरे ना, हिम्मत करें और
सारे काम आप कर पाएंगे। बस ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, ओवरलोड नहीं देना है। वो अगर आपकी सर्जरी नहीं हो रखी है तब भी आप लोड लेंगे, डेडलिफ्ट करेंगे तो सर्जरी की नौबत आ सकती है। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं, जितना लोड कंफर्टेबली बॉडी उठाती है सिर्फ उठना ही उठाना है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस एपिसोड से भी कुछ बातें बता पाया हूँगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए इसमें कुछ लाइक कर सकते हैं। और अगर मन में कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की।